अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन के ऊपर बेस करेगी। अ, तो बेसिकली जो हमारा क्विज़ हुआ था उसकी उसमें जो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो भी कंफ्यूजन थी वो इस वीडियो के थ्रू जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने जो कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहता है तो वो भी उसकी इस वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है वो था आपका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू। अच्छा, बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम कुछ टर्म्स को बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये टर्म सिर्फ इस स्पेसिफिक सिनेरियो में ही यूज़ हो सकती है, किसी दूसरे सिनेरियो में यूज़ नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट की यूज़ हुई है, ये इसका जनरल मतलब तो कम होना है, डिक्रीज होना है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को हम स्पेशली जब यूज़ करते हैं जब डिमांड में चेंजेस आ रही हों ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि डिमांड में जो भी चेंज है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से, पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के चेंज होने की वजह से। लेकिन वो चेंज जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कमोडिटी की अपनी प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। तो इसी वजह से अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो हम इस टर्म को देखते हुए ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट टर्म ऑप्शन है वो होगा चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना? अच्छा जी, सेकेंड एमसीक्यू है कि इफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ गुड वाई देन एक्स एंड वाई आर। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर एक्स की डिमांड बढ़ने की वजह से वाई की सप्लाई बढ़ रही है, तो वो डिमांड की भी बात कर रहे हैं और सप्लाई की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट किस पे बता रहे हैं? सप्लाई पे इम्पैक्ट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गुड एक्स की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में तो हमें पता है कि जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से एक सिनेरियो क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्टेज। तो होता ये है कि भाई एक चीज़ की डिमांड बढ़ गई है और उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी है अभी, तो एक शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट में उस चीज़ की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को जब ये सिग्नल पहुंचता है कि भाई फला चीज़ की मेरी डिमांड बढ़ गई है तो वो उसकी सप्लाई भी बढ़ाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है अपना कि भाई अगर मैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाऊं तो मेरे प्रॉफिट है इस चीज़ में, क्योंकि कंज्यूमर इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लेकिन गुड एक्स की डिमांड बढ़ने की वजह से गुड वाई की भी सप्लाई बढ़ गई है। इसका मतलब ये कि गुड एक्स की सप्लाई तो बढ़ी ही होगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं गुड वाई की भी सप्लाई बढ़ गई है। यानी ये वो दो कमोडिटीज हैं जिनकी सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ही एक की सप्लाई बढ़ रही है दूसरे की भी सप्लाई बढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास हमने डिस्कस किया है था कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन में, कि कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन आपकी वो चीज़ें हैं जो कि सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बनकर तैयार होती हैं, जैसे कि बीफ एंड लेदर। तो अगर बीफ की सप्लाई बढ़ेगी तो लेदर की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड हमारे पास एमसीक्यू था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो देखिए ये तो वही जैसे फर्स्ट वाला आपका एमसीक्यू एक तरीके से ये वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही है और इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है कि भाई डिमांड जो है वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि भाई इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में। और हम जो टर्म यूज करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म यूज करेंगे क्योंकि कमोडिटी की प्राइस की बात हो रही है। फोर एमसीक्यू में वो कह रहे हैं कि भाई एक्स एंड वाई बोथ आर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं, ऑल्टरनेट्स जिन्हें आप कह रहे होते हैं। कह रहे हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट्स को देखते हुए आपने दो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। बेसिकली जो आपका ए ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि एक्स की प्राइस बढ़ने से वाई की डिमांड कम हो रही है। अब जब भी इस तरह का कोई एमसीक्यू आए तो आपने सब्स्टिट्यूट में कोई अपने जहन में कोई एग्जांपल सोच लेनी है और फिर उसको अप्लाई करते हुए देखना है कि भाई कौन सा रिलेशन आपको करेक्ट आ रहा है।
जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूट में एक एग्जांपल ली टी एंड कॉफी की, तो आपने बोला क्या ऐसा होगा, एक्स आप बोलते हैं कि भाई लेट्स से टी है और वाई कॉफी है, तो क्या टी एक्सपेंसिव होने से लोग वाई कॉफी की डिमांड कम कर देंगे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब टी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग टी की डिमांड कम करेंगे और टी की जगह पे कॉफी की डिमांड करने लग जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट में तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, क्या टी की प्राइस कम होने की वजह से कॉफी की डिमांड कम हो सकती है? तो हमने कहा कि भाई अगर टी की प्राइस कम होगी, टी सस्ती हो जाएगी, चीपर प्रोडक्ट हो जाएगी, तो लोग टी की डिमांड ज्यादा करेंगे और कॉफी की डिमांड कम कर देंगे, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि क्या टी की प्राइस बढ़ने की वजह से, एक्स कह रहा है लेकिन हमने उसको एज्यूम कर लिया, कोई भी आप दो सब्स्टिट्यूट एज्यूम कर लें, इससे समझना आसान हो जाता है। तो क्या टी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ सकती है? अगेन आप उसको सीक्वेंस वाइज सोचें कि अगर टी एक्सपेंसिव हो रही है तो लोग टी की डिमांड कम कर देंगे और उसकी जगह पे कॉफी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। इट मींस ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ये दो करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए हमारे। 5 में वो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन कॉज डैश इन सप्लाई ऑफ अदर। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो कि सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बनकर तैयार होती हैं। जैसे एक ही फर्म है वो दो चीजें बना रही है सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे हमने अपनी क्लास में एग्जांपल ली थी कि भाई एक एक फैक्ट्री है जिसमें बच्चों के स्कूल बैग्स भी बन रहे हैं और लेडीज हैंड बैग्स भी बन रहे हैं। तो अगर मार्केट में एक चीज की प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल स्कूल बैग्स की प्राइस बढ़ जाती है, तो जो प्रोड्यूसर है अब वो चाहेगा कि स्कूल बैग ज्यादा बनाए क्योंकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो दूसरी प्रोडक्ट है लेडीज हैंड बैग, उसकी सप्लाई क्या कर देगा, वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि स्कूल बैग बनाने के लिए वो लेडीज हैंड बैग बनाने में जो फैक्टर्स लगे हुए होंगे वो वहां से निकाल कर उसको स्कूल बैग बनाने में लगा देगा, जिसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ है आपका ऑल एल्स बीइंग इक्वल लॉ ऑफ सप्लाई। अब आपने लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई मोर गुड्स एट लो प्राइस रादर देन हाई। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि हाई प्राइस पर सप्लायर अट्रैक्ट होता है और ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, लो प्राइस पर कम सप्लाई करना चाहेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है कि प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई मोर गुड्स एट हाई प्राइस रादर देन लो। तो लो के बजाय हाई प्राइस पर वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। 7 है हमारे पास कि गुड विच डिमांड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड। देखिए, जब भी डिमांड का रिलेशन हम इनकम के साथ देख रहे होंगे तो उसमें हम बात कर रहे होंगे नॉर्मल गुड्स की, इंफीरियर गुड की, सुपीरियर गुड की। लेकिन जब हम इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीज है जिसकी प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जबकि वो कह रहा है कि भाई वो कौन सी चीज है जिसकी प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये पर्टिकुलर केस जो है वो गिफन गुड का कहलाता है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन बनकर आ जाता है। 8 जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एट प्राइस सीलिंग, और आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। प्राइस सीलिंग वो लीगल मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्ट की सेट करती है, और ये जब होता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में प्रोड्यूसर बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केट में और वो कहती है कि भाई वो प्राइस सीलिंग सेट कर देती है कि भाई एक मैक्सिमम प्राइस कि आप ज्यादा से ज्यादा इतनी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें ऑब्वियसली किसका फायदा होता है? कंज्यूमर का फायदा होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। 9th में वो बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम गिवन ग्राफ इज। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं कि एक्सटेंशन का मतलब होता है सप्लाई बढ़ना, ठीक है ना।
तो एक तो आपको दिख रहा है कि सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है S1 टू S2, क्या हम इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं? लेकिन अभी में हमने बात करी थी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की टर्म स्पेसिफिक कर दी गई हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब भी डिमांड या सप्लाई में चेंज आ रहा होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ या ड्यू टू चेंज इन प्राइस फैक्टर, जो कि कमोडिटी की अपनी प्राइस के चेंज होने से जो भी डिमांड या सप्लाई पे इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की टर्म यूज करते हैं। और प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई कर्व है उस पर मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं होती। तो S2 के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है जिसमें आपको एक्सटेंशन दिख रही है वो A टू B हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई एट पॉइंट A आपकी ये सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, और ये प्राइस है, ठीक है। बी पे आपको दिख रहा है कि ए टू बी जब आप जा रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके लिए हम एक्सटेंशन की टर्म यूज करते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आपको एक्सटेंशन दिख रही है, ठीक है जी। 10th एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसको अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ये क्लास में डिस्कशन हुई भी है कि इनकम इफेक्ट क्या है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो वो उसकी डिमांड कम कर देता है। दूसरा इफेक्ट ये कहलाता है कि भाई अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर क्योंकि दूसरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाता है, इस वजह से उसकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं जो कि प्राइस इफेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये ट्रू है। अच्छा जी, 11 है आपके पास कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर्स आर। तो बेसिकली डिमांड की डेफिनेशन ये कहती है कि डिमांड जो है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की उस क्वांटिटी को हम कह रहे होते हैं जो कि कंज्यूमर ना सिर्फ विलिंग हो, यानी परचेज करना चाहता हो, बल्कि मॉनेटरी एबिलिटी भी हो उसको परचेज करने की, यानी पैसे होंगे तो ही आप खरीद पाओगे। सिर्फ विलिंगनेस जो है उसकी बेस पर आप कोई चीज नहीं खरीद सकते, या सिर्फ एबिलिटी है उस चीज को खरीदने की लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते तो भी आपकी डिमांड नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन टाइम। 12th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू लेफ्टवर्ड वुड लीड टू। अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, जब आप ऑप्शन देखते हैं राइज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस, फॉल इन क्वांटिटी, राइज इन क्वांटिटी, तो बेसिकली वो आपसे प्राइस और क्वांटिटी का इफेक्ट पूछ रहा है जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सिर्फ सिंगल सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके आप ये इफेक्ट नहीं निकाल सकते। आपको ये ऑप्शन देखते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का आपने एक ग्राफ बनाना है और फिर सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके देखना है कि भाई सबसे पहले तो एक इनिशियल इक्विलिब्रियम है जिसमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी आ रही होगी आपके पास, और उसके बाद जब आप सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि भाई प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो जब आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा तो सप्लाई कम हो गई, शॉर्टेज की वजह से आपको दिखेगा कि प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो शॉर्टेज की वजह से प्राइस तो बढ़ जाएगी, और दूसरा क्योंकि सप्लाई कम हो गई है मार्केट में तो उसकी वजह से क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने इफेक्ट देखा कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी जबकि क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ए एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 13 वो कह रहे हैं कि इफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल लीड टू। यानी अगर गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है जो कि कहाँ सेट कर रही है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम से बिलो सेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो जब आप इक्विलिब्रियम से बिलो प्राइस सेट करते हैं तो जाहिर है मार्केट में आपने एक लो प्राइस सेट कर दी है, लो प्राइस पर आपको दिखेगा कि इस प्राइस पर बायर ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे, जबकि जो सेलर हैं वो कम क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने के लिए विलिंग होंगे क्योंकि उनको कम प्राइस मिल रही है, तो वो इस कम प्राइस पर कम सप्लाई करना चाहते होंगे, जबकि बायर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज्यादा डिमांड करना चाहेंगे।
तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से और इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज या फिर एक्सेस डिमांड। 14 में वो कह रहे हैं कि डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड इज, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि गिवन गुड्स आपके एक्सेप्शनल केस है आपका लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन हमारे पास आ रहा होता है। इसीलिए गिवन गुड का जो ग्राफ अगर डिमांड कर्व आप बनाएंगे तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा। 15 में वो कह रहे हैं डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड प्रोड्यूसर साइड से हो रही होती है और ये वो डिमांड है जो कि डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि जब कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं, किसी भी कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ाते हैं, तो उस गुड की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, अब लेबर, रॉ मटेरियल, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ा देता है ताकि उस डिमांड को मीट करे। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्योंकि दूसरी डिमांड से डिराइव हुई भी होती है, इसलिए हम उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। 16 ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है हमारा कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, अभी हमने ऊपर बात करी कि जो डिमांड या सप्लाई कर्व पर मूवमेंट हो रही होती है वो बेसिकली प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट के चेंज होने से होती है। जब कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही होती है जो कि ग्राफ में प्लॉट हुई हुई होती है, तो उसके चेंज होने से आपको डिमांड और सप्लाई कर्व पे जो उसकी भी बात हो रही हो मूवमेंट दिखती है। अगर कोई अदर फैक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से आपका डिमांड या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। 17 में बेसिकली बात हो रही है कि सप्लाई कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसका नाम है मिनिमम सप्लाई प्राइस कर्व, क्योंकि सप्लाई कर्व के हर पॉइंट पर हमें एक रिजर्वेशन प्राइस, एक मिनिमम प्राइस पता लग रही होती है कि वो कौन सी मिनिमम प्राइस है जिस पे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने को तैयार है। 18 में बात हो रही है द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज, तो जब हम हर इंडिविजुअल की डिमांड को एड अप कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाती है। इंडिविजुअल ए कितनी डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल बी कितनी डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल सी कितनी डिमांड कर रहा है, तो जब हम इन सब की डिमांड को हॉरिजॉन्टली सम करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करी हुई होती है, तो जब हम हर इंडिविजुअल की डिमांड को हॉरिजॉन्टली सम अप करते हैं तो हमारे पास टोटल डिमांड यानी मार्केट डिमांड आ जाती है प्राइवेट गुड्स की। क्यों प्राइवेट गुड्स की, क्योंकि देखें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो है वो जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में हम कोई सब्स्टिट्यूट की प्राइस या कॉम्प्लीमेंट की प्राइस नहीं ले रहे होते, प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। अगर हम टी की प्राइस ले रहे हैं तो उसी की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल भी रूल आउट हो जाते हैं। और पब्लिक गुड्स की हमें पता है कि पब्लिक गुड्स की जो मार्केट डिमांड है वो वर्टिकल सम करके आती है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी तो क्या होती है जॉइंट, यानी एक तरीके से आप कह लें कि पब्लिक गुड्स की जो डिमांड है वो सबकी सेम होती है, क्योंकि इट इज रिलेटली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी। तो इसमें ये नहीं होता कि इंडिविजुअल ए को ज्यादा मिल रहा है, बी को कम मिल रहा है, सबको इक्वली मिल रहा होता है, इसलिए उसकी हम डिमांड को ऐड नहीं कर रहे होते। हॉरिजॉन्टल सम नहीं होता, उसमें वर्टिकल सम होता है। और 20 में यही क्वेश्चन है कि वर्टिकल सम अगर करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व का तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा पब्लिक गुड्स का। अच्छा 19 है विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया था तो उसमें हमने जो अजम्पशंस ली थी इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने नहीं ली थी। अच्छा जो ए है और सी है, ऑयल प्राइसेस एंड वेजेस, ये दोनों बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में समराइज हो जाएंगे। ऑयल प्राइस भी क्या है, एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फर्म प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। वेजेस भी क्या हैं, फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि लेबर को वेजेस देनी होती हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड तो हमने अजम्पशन ली हुई थी लॉ ऑफ सप्लाई में कि वो अदर फैक्टर है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम ऑप्शन बी देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये अजम्पशन हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्री कंडीशन ली हुई थी, लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसी कोई प्री कंडीशन हमने नहीं ली हुई। 21 में वो कह रहे हैं कि डिमांड कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्जिनल बेनिफिट कर्व, क्योंकि बेसिकली डिमांड कर्व आपको ये बताता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका जो उस एडिशनल यूनिट से आपको कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो आपको डिमांड कर्व के थ्रू पता लग रहा होता है।
और उसी बेनिफिट के रिस्पेक्ट से फिर आप विलिंगनेस टू पे डिसाइड होती है कि फिर आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा आप उतना ज़्यादा विलिंग होगे पे करने के लिए। और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपका, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उससे मिलने वाली जो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती जाती है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, तो आपकी विलिंगनेस टू पे भी खत्म होती जाती है। 22 में वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अ फ्लड डिस्ट्रॉय सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी जो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है सप्लाई पर, ये बेसिकली अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है। और वो अदर फैक्टर क्या है, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कि अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है, सैलाब आ गया, उसकी वजह से अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ऑब्वियसली इसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई डिक्रीज हो रही है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं हो रही, इसलिए मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि इसमें शिफ्टिंग आएगी। और सप्लाई जब डिक्रीज होती है किसी अदर फैक्टर की वजह से, तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 में वो बोल रहे हैं कि गुड विच डिमांड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। तो हमने शुरू के एमसीक्यूज में बात करी कि इनकम के रिस्पेक्ट से जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका नॉर्मल या इंफीरियर गुड ज़्यादातर आंसर होता है। और नॉर्मल गुड्स के केस में तो इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनवर्स रिलेशन होता है इनकम के साथ। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 में वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व पर दो वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जो है ना आर नॉट हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कौन से कांस्टेंट नहीं होते, पहले तो ये देख ले। तो जब हम डिमांड कर्व पर मूवमेंट करते हैं तो जो फैक्टर चेंज हो रहे होते हैं वो प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो रही होती है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होते। इसके अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये अलोंग द डिमांड कर्व जब आप मूवमेंट करते हैं तो चेंज हो रहे होते हैं। बाकी कौन से दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनकम एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो ये आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि इनकम और कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो आपके अदर फैक्टर हैं, इसकी वजह से शिफ्टिंग आती है। मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो आप इनको सारे अदर फैक्टर्स को सेट्रस पेरिबस की अजम्पशन आपने ली हुई होती है। 25 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि अगर डिमांड की इक्वेशन ये है और सप्लाई की इक्वेशन ये है और जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर 2.4 अबव इक्विलिब्रियम सेट हुई हुई है, तो आप बताएं कि कितनी एक्सेस सप्लाई होगी। तो सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम की प्राइस है क्या, और फिर उसमें हम 2.4 बेसिकली ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअल प्राइस का इल्म होगा, और फिर हम उस प्राइस को डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें बेसिकली एक्सेस सप्लाई पता लगेगी। तो ये क्लास में ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन है, बस एक दफ़ा अगर कोई जनरल इकोनॉमिक्स का बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए बस मैं एक हिंट दे देती हूँ कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन को इक्वेट करना है, और जब हम इनकी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्राइस को जो है वो सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास प्राइस की एक वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो जो प्राइस होगी वो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम से 2.4 अबव सेट है, ठीक है ना, तो आपके पास आई थिंक प्राइस आएगी समथिंग 5.6, इसमें आप 2.4 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम से 2.4 अबव सेट है, तो ये प्राइस आ जाएगी आपके पास 8। अब आप इस 8 प्राइस को डिमांड की इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, डिमांड कितनी आ रही है 20 माइनस 8, 12 डिमांड आ रही है, जबकि सप्लाई की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास शायद 18 आंसर आएगा। और फिर आप सप्लाई ज़्यादा आ रही है डिमांड से, आप देखेंगे कितनी ज़्यादा आ रही है उतने यूनिट्स का सरप्लस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 26 है वो कह रहे हैं कि ड्यू टू द वॉर पेट्रोल प्राइसेस हैव राइजन एंड व्हिच हैज इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, as a result the commodities price has increased, what is the effect on the demand and supply curve। दोनों कर्व पे इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ना
ड्यू टू पेट्रोल इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से सप्लाई पे इसका इफेक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि डैश रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई स्मॉलर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें वो कह रहा है कि प्राइस विल बी द सेम, और सेकंड स्टेटमेंट वो कह रहा है कि क्वांटिटी विल सेम। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ये वो सिचुएशन है जिसमें सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसमें प्राइस भी चेंज हो रही होती है और क्वांटिटी भी चेंज हो रही होती है, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो ये मूवमेंट का केस तो नहीं है, ये शिफ्टिंग का केस है। और वो कह रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर जो है वो कह रहा है कि भाई अब मैं पहले से कम क्वांटिटी सप्लाई करूंगा सेम प्राइस पर। यानी वो कह रहा है कि अभी मैं लेट्स से अगर इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था इस प्राइस पर P1 पर, तो अब मैं इतनी नहीं करूंगा, अब मैं इसी प्राइस पर पहले से कम क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस सप्लाई कर्व पर नहीं आ रहा, एग्जिस्टिंग सप्लाई कर्व पर S1 पर। तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। दूसरी स्टेटमेंट भी आप यहीं से देख सकते हैं, वो कह रहा है कि दूसरी स्टेटमेंट में कि सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस, तो अगर वो इसी सेम क्वांटिटी सप्लाई करेगा अगर, तो वो पहले से हाई प्राइस पर सप्लाई करेगा। दोनों सिचुएशन में आपका एक न्यू सप्लाई कर्व बनेगा और आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड, तो उसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, डिक्रीज इन सप्लाई। 28 में वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन कन्फर टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने अजम्पशन ली थी कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ए तो नहीं हो सकता, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन एक है 29 की, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंड सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या प्राइस में कोई चेंज आएगा। तो हमें दिख रहा है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो आपको बता रहा है कि प्राइस विल बी सेम, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इसका तो सिंपल सा नो चेंज इन प्राइस ऑप्शन है। 30 में वो कह रहे हैं द इम्पोजिशन ऑफ सब्सिडीज शिफ्ट दी सप्लाई कर्व। सब्सिडीज बेसिकली उसको हम नेगेटिव टैक्स भी कहते हैं, ये काइंड ऑफ रिलीफ होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर को मिल रहा होता है, जैसे कि टैक्स असिस्टेंस देना, टैक्स कंसेशन देना, या कोई रॉ मटेरियल या इनपुट जो है वो मार्केट से लो प्राइस पर प्रोवाइड करना प्रोड्यूसर को, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। बेसिकली सब्सिडीज सप्लायर को इनकरेज करने के लिए दी जाती हैं, इसलिए ये सप्लाई पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं और सप्लाई का आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। 31 में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो 31 और 32 स्पेशली वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं। 31 में वो कह रहे हैं कि सपोज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फिर डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड इंक्रीज होगी, आप डिमांड कर्व को कहाँ शिफ्ट कर दें, राइटवर्ड शिफ्ट कर दें, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जो वो बात कर रहे हैं उसको आपने बड़े गौर से पढ़ना है। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन ऑन अ ग्राफ दैट इलिस्ट्रेटेड द इफेक्ट। पहला ऑप्शन वो क्या कह रहे हैं, एन एक्सेस डिमांड एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस। कह रहे हैं वो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, P1, ये इनिशियल प्राइस है। वो कह रहे हैं इस पे क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो P1 पर हम कह रहे थे पहले Q1 क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, डिमांड सप्लाई दोनों यहाँ पे बराबर थे। फिर क्या हुआ, इस प्राइस पर किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई और डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और इस प्राइस पर आप यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए तो ये आपको शो कर रहा है कि अब P1 पर
जो कि इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, उस पे क्या हो गई है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस पर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई है। सेकेंड ऑप्शन जिसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए कि एक्सेस डिमांड न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्रिएट हो गई, तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, ये जिस पर न्यू डिमांड कर्व आपका ओल्ड सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें P2 पर क्या कोई शॉर्टेज नजर आ रही है, P2 पे तो आप इक्विलिब्रियम पर आ गए हैं, वापस से डिमांड सप्लाई बराबर हो गई है, इसलिए एक्सेस डिमांड आपको फाइनल इक्विलिब्रियम पर नहीं दिख रहा, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नाउ 32 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ब्राजील कॉफी ग्रोअर्स स्टक अ डील विद लार्ज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स फॉर द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर। तो एक जो ब्राजील का जो कॉफी ग्रोअर्स हैं, उनकी जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो डील थी वो स्टक हो गई है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जाहिर है कि जब स्टक हो गई है डील, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई पे एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। और सप्लाई कर्व आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 33 वो कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व शोज, बेसिकली डिमांड कर्व का हर पॉइंट आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखा रहा होता है कि कंज्यूमर को हर क्वांटिटी से कितना बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी कहा था, कितनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका वो पॉइंट होता है जिसपे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। 34 में वो कह रहा है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन कंजम्पशन रिजल्ट, अगर किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाती है, वही अगेन आप कोई भी सब्स्टिट्यूट सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, अब आपने उसका इफेक्ट किस पे बताना है, टी की डिमांड पे, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट की टर्म यूज कर रहे हो, तो आप जिसकी प्राइस चेंज कर रहे हो उसी की डिमांड पे इफेक्ट नहीं देख रहे हो, तो वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहलाएगा, वो तो कमोडिटी की अपनी प्राइस कहलाएगी। तो सब्स्टिट्यूट इन कंजम्पशन की प्राइस का इफेक्ट जब वो डिमांड पे देख रहा है, तो किसकी डिमांड पे देख रहा है, जो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट है। यानी अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो इफेक्ट किस पे देखना है, टी की डिमांड पर। तो अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी, कॉफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग टी की डिमांड बढ़ा देंगे, और जब टी की डिमांड बढ़ जाएगी तो आपको दिखेगा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, और अल्टीमेटली प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा 35 में वो कह रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज इन टैक्सेस सप्लाई कर्व शिफ्ट, टैक्सेस के कम हो जाने से, टैक्सेस का कम होना अच्छा है सप्लाई के लिए, क्योंकि कॉस्ट को कम करेगा, तो सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है कि टैक्सेस के बढ़ने की बात हो रही है या कम होने की बात हो रही है। ज्यादातर जब हम टैक्सेस के हवाले से पढ़ते हैं तो बस हम उसको फॉरन से लेफ्ट लगा देते हैं कि भाई टैक्सेस की बात हो रही है तो सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं टैक्सेस। 36 में वो कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। तो ये मैंने क्लास में समझाया हुआ है कि ग्राफ के बगैर भी ये क्वेश्चन आप सबको करना आना चाहिए। डिमांड कर्व जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होना सरप्लस क्रिएट करता है और इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जबकि डिमांड कम हो गई है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम करेंगे, और आपकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आप इसको ग्राफिकली बना के भी देख सकते हैं। तो प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। जब सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो क्या होता है, अगेन सरप्लस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, आपकी डिक्रीज हो जाती हैं। अगेन ये इफेक्ट भी प्राइस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जबकि सप्लाई का बढ़ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप जब आप नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं तो आपने देखा कि भाई दोनों इफेक्ट में एक चीज तो कॉमन है कि प्राइस विल डिक्रीज, तो ये इफेक्ट तो आप विदाउट एनी डाउट अनएम्बिगुअसली बता सकते हैं कि प्राइस विल फॉल। लेकिन जो क्वांटिटी का इफेक्ट है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक इफेक्ट में क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरे में बढ़ रही है, तो इसका इफेक्ट नहीं बताया जा सकता। 37 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन प्राइस किसे कहते हैं। तो रिजर्वेशन प्राइस आपकी वो प्राइस है, वो मिनिमम प्राइस है जो एक एक प्रोड्यूसर विलिंग होता है कि अगर इतनी प्राइस मुझे अपनी प्रोडक्ट की मिलेगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर दूंगा, अगर इससे कम मिलेगी तो सप्लाई नहीं करूंगा।
38 में वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्राइस ऑफ इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड ये सप्लाई के डिटर्मिनेंट है, कॉस्ट ऑफ इनपुट का इसका डिमांड से ताल्लुक नहीं है। 39 में वो कह रहे हैं कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे टी की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टी एंड शुगर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक साथ यूज होने वाली चीजें हैं, इनकी ज्वाइंट डिमांड होती है। तो अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग टी की डिमांड भी कम कर देंगे। और जब टी की डिमांड कम होगी, अगेन विदाउट ग्राफ भी आप इसका इफेक्ट निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया हुआ भी है कि जब टी की डिमांड कम होगी तो शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस आपकी क्या हो जाएंगी, सॉरी, डिमांड जो है वो कम होने से सरप्लस क्रिएट हो जाता है। तो जब सरप्लस क्रिएट होगा तो प्राइस कम हो जाएंगी, और क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इसका जो है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ बनाकर कि ये आपका डिमांड कर्व है टी का, सप्लाई कर्व है, और फिर टी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। और जब आप इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो फिर जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा उसमें आपको दिख रहा होगा कि प्राइस भी डिक्रीज हो गई है और क्वांटिटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो हमें कोशिश करनी है कि ग्राफ के साथ और विदाउट ग्राफ मेकिंग दोनों से हमें फर्क निकालना है। लास्ट एमसीक्यू था इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द सप्लाई का। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि कमोडिटी की जब अपनी प्राइस चेंज होती है उसकी वजह से शिफ्टिंग नहीं आती, मूवमेंट क्रिएट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हमारे क्विज की जो है वो एक एक्सप्लेनेशन थी। इससे ये होगा कि बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े बहुत वीक भी होंगे वो भी आपके रिवाइज हो गए होंगे। मजीद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।